जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनोज कुमार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लगाएंगे साइंस का टेस्ट नंबर 19। चलिए सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग आ गए हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा, इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। लिखा हुआ है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं कानपुर, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। तो बताना है जो भारतीय विज्ञान अनुसंधान है ये कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगर हम बात करते हैं कानपुर शहर की, तो कानपुर में दोस्तों भारतीय दलहन शोध संस्थान है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी हमारी कानपुर में है। अगर हम बात करते हैं मुंबई में, तो मुंबई में हमारा भारतीय भू चुंबकीय संस्थान है। अगर केंद्रीय चमड़ा संस्थान की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सेकंड प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का क्या तात्पर्य है, यानी लैन का पूरा नाम बताना है। दोस्तों ये नेटवर्क होते हैं, लैन, वैन, मैन, आपने नाम सुना होगा। तो लैन का पूछा गया है तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। इसका राइट आंसर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं लुई पाश्चर, रॉबर्ट बायल, बर्जीलियस, जॉन डाल्टन। चलिए जवाब दीजिए। और इसका जो राइट आंसर होगा बर्जीलियस होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर होगा। याद रखिएगा, हमारे द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले जो रासायनिक जो प्रतीक होते हैं, ठीक है ना, तो किन्होंने बताया था, बर्जीलियस ने बताया था। अगर हम जॉन डाल्टन की बात करते हैं तो इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, यानी परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। और अगर हम बात करते हैं लुई पाश्चर की बात करते हैं, तो लुई पाश्चर के बारे में भी आपको पता होगा, इन्होंने टीके खोज की थी, वो भी रेबीज के टीके की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं इसी को, और सौर ऊर्जा, उष्मा विद्युत, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। चलिए जवाब दीजिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सूर्य की ऊर्जा होती है हमें किस माध्यम से मिलती है, तो परमाणु संलयन के माध्यम से मिलती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट नंबर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न पूछा गया, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, मैमल्स, यानी सबसे बड़ा स्तनपायी बताना है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल, नर हैमर हेड शार्क। चलिए जवाब दीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है इसका। जो सबसे बड़ा अगर हम स्तनपायी की बात करेंगे तो अगर आपका आंसर ब्लू व्हेल है तो बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन हमारे दिए गए आर्थर ट्रांसले, एवलिन हचिंसन, रेमंड लिंडेमैन और चार्ल्स एल्टन। दोस्तों थोड़ा सा नाम अजीब गरीब है, फिर भी घबराना नहीं है, आपको आंसर देना है। और इसका याद रखिएगा, इकोसिस्टम की जो संकल्पना है किन्होंने परिभाषित किया था, उनका नाम था आर्थर ट्रांसले, यानी राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सही जवाब इसका ए नंबर होगा। आगे पूछा गया है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। तो दोस्तों न्यूटन जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने गति विषयक नियम के बारे में बताया था। गति के 3 नियम होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अल्बर्ट अगर आइंस्टीन की बात करते हैं तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। लेकिन चार्ल्स डार्विन ही ऐसे हमारे हैं जिन्होंने विकास का सिद्धांत के बारे में बताया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 नंबर प्रश्न का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लाइट पेन क्या है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन। अंधेरे में लिखने के लिए पेन, ये कैसा ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता है। आगे दिया हुआ है भार रहित पेन। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का।
बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा लाइट पेन हमारा दोस्तों याद रखिएगा इनपुट डिवाइस होता है। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे आपका स्कैनर हो गया, स्कैनर भी तो इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड हो गया, ठीक है ना, कीबोर्ड हो गया। इसके बाद वेब कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस में आता है। अब बात आती है आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, जैसे टेलीविजन हो गया, ये मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन और यहाँ पर डिस्टिलाइजेशन। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। बिल्कुल देखिए यहाँ पर पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा यानी निष्क्रियकरण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। ऑप्शन दिए गए हैं तना यानी स्टेम, जड़े यानी रूट्स, जाइलम और डंठल। तो याद रखिएगा पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जाइलम होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही होगा। ये भी याद रखिएगा जो जाइलम होता है पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी उनमें जो मजबूती होती है पौधे में वो किसकी वजह से आती है, जाइलम की वजह से होती है। और ये भी याद रखिएगा अगर हम पौधे की अगर आयु की गणना करें कि कितना पौधे की आयु है, तो जाइलम ऊतक के जो वार्षिक वलय होते हैं ना, इन्हीं को गिनकर हम कर लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं चेन्नई, श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, गोपालपुर समुद्र पर। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जगह का नाम है, मंगलयान वहीं से लॉन्च किया जाता है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरनाक गैस जो जिम्मेदार होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है, ठीक है ना, और उष्मा जो है पृथ्वी ग्रहण कर लेती है, फिर पृथ्वी क्या करती है इसी उष्मा को बाहर भेजती है। लेकिन ये हमारे महाशय जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये क्या करते हैं वायुमंडल में तो रहते ही है, ये छाता जैसे बना के एक आवरण बना लेते हैं जिससे उष्मा बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या होता है, इसी स्थिति को जब उष्मा हमारी पुनः पृथ्वी पर आ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, याद रखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। तो इसमें देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, ये तो कई जगह लिखा हुआ है, ABC में लिखा हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल वाष्प भी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। इसके पहले वाले भी टेस्ट में शायद ये प्रश्न हमने कराया था इसी टाइप का। तो ऑरम याद रखिएगा सोना को कहा जाता है। तो सोना देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो दोस्तों इनके नाम से ही पता चल रहा है चेचक भी चलो बीमारी होती है, खसरा भी है, लेकिन जो मस्तिष्क ज्वर है ना ये सबसे हमारा अलग होगा, ये मस्तिष्क से रिलेटेड है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क की एक बीमारी होती है, ये विषाणु जनित रोग होता है। तो सबसे अलग इसमें मस्तिष्क ज्वर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युतीय यानी इलेक्ट्रिकल, लेजर, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वैमानिकी। चलिए जवाब दीजिए और देखिए एक कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो वो टेक्नोलॉजी हमारी है लेजर। लेजर में आपने जानते होंगे ये प्रकाश के पॉइंट को क्या करता है, मतलब काफ़ी लेजर की रेंज भी देखा होगा आपने, बहुत दूर तक इसकी रहती है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं तिल्ली, दिमाग, जिगर, अग्न्याशय।
तो देखिए मानव शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो पुनः विकसित कर सकते हैं या पुनः सृजित हो सकता है, उसका नाम है जिगर। जिगर यानी लीवर। लीवर का मतलब यकृत, यकृत को भी लीवर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं छोटी आंत, अग्न्याशय, पेट या दिल। चलिए जवाब दीजिए। और देखिए मानव शरीर में जो लैंगरहैंस होते हैं वो अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम। अब देखिए कार्बनिक यौगिक की बात बोला है तो कार्बन यानी कार्बन होगा, 100% होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन दिया गया है टीका, बिजली द्वारा प्राणदंड, डायलिसिस, ओपन हार्ट सर्जरी। चलिए जवाब दीजिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एडवर्ड जेनर की तो उन्होंने टीका की खोज किया था। कौन से टीके खोज की थी? तो ये भी याद रखिएगा, चेचक का टीका। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पूछा गया टमाटर क्या है? सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य तना है। तो याद रखिएगा टमाटर जो होता है फल होता है, फल के अंतर्गत हमारा टमाटर आता है। राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछा गया डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन दिए गए हैं सोरायसिस, पर्टुसिस, पैंकोलाइटिस, पार्किंसंस। चलिए जवाब दीजिए। डीपीटी वैक्सीन, तो सबसे पहले तो हमें डीपीटी का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो डीपीटी का जो पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और पर्ट्यूसिस एंड टेटनस टोक्साइड होता है। थोड़ा अजीबोगरीब नाम है। तो डिप्थीरिया, डिप्थीरिया तो आप लोगों ने सुना ही होगा। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस टोक्साइड। तो यहाँ पर पी का पूछा गया है तो यहाँ पर जो पर्ट्यूसिस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर यानी इसका राइट आंसर बी होगा, पर्ट्यूसिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूछा गया यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? इस प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए। ये वैसा प्रश्न नहीं है कि पृथ्वी पर वजन इतना है तो बताइए अंतरिक्ष में कितना होगा। तो अंतरिक्ष में तो जानते ही हैं कि 1/6 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अंतरिक्ष तो पूछा नहीं, ग्रह से ग्रह ही पूछ लिया है। तो याद रखिएगा जैसे 38 किलो है, इसी का 38 है तो 38% इसी का निकाल लीजिए। जितना आए वही आंसर हमारा किलो में आता है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 14.3 किलोग्राम। तो इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, ग्रह से पूछ लेता है। तो जितनी वैल्यू दिया हो उसी का उतना ही परसेंट निकाल लीजिएगा। जो वैल्यू आएगी हमें पता चल जाएगा दूसरे ग्रह पर वजन कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण, विकिरण। तो चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का। बिल्कुल सही इसका आंसर जो होगा अपवर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। सूरज की रोशनी को उसके संघटक कौन रंगों में विभाजित कर सकता है? वो होता है अपवर्तन। आगे पूछा गया है प्रकंद जो होता है किसका उदाहरण होता है? गाजर का, शकरकंद का, लहसुन का, अदरक का। तो याद रखिएगा प्रकंद जो होता है अदरक का एग्जाम्पल होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है हमारा, यूमामी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं चिकित्सा पद्धति की शाखा है, स्वाद का एक प्रकार है, धातु का एक प्रकार है, एक बैंड समूह है। तो दोस्तों याद रखिएगा यूमामी जो होता है हमारा स्वाद का प्रकार होता है। और स्वाद हम किससे लेते हैं? सभी को पता होगा, अपनी जीभ से लेते हैं। ठीक है ना? तो यूमामी के बारे में समझ गए होंगे। एक तरीके से ये स्वाद का हमारा प्रकार होता है। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी फीडबैक देना वो भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।